नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है बेसिक एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। ये लेक्चर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर होगा। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री की मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो फर्स्ट लेक्चर आपका हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फर्स्ट वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा। और ये जो वीडियो होगी ये पार्ट सेकंड होगी। पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ मैसूर। ठीक है, मैसूर और अंग्रेजों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे। बैटल ऑफ बक्सर को देखेंगे, और एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था हम उसको भी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर वीडियो पर नए आए हैं तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके अलावा जो आपके कुछ फ्रेंड सर्कल है या जो भी है वो इन वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो के इम्पोर्टेंस का जो फ़ायदा वो उठा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हैदराबाद, बंगाल और अवध जैसे स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब और किसने करी। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हैदराबाद की बात हो रही है, बंगाल की बात हो रही है और अवध की बात हो रही है। तो देखिए, जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं, और ब्रिटिशर्स के अलावा पोर्तुगीज भारत में आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसिस आते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो मुगल सल्तनत होती है ना, धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि औरंगजेब की डेथ के बाद में, औरंगजेब की जो डेथ होती है 1707 में होती है, औरंगजेब के डेथ के बाद में जो मुगल एम्पायर था पूरा खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके। तो इसी बीच में कुछ छोटी छोटी रियासतें अपने आप को फ्री कर लेती हैं। उन्हीं रियासतों में हैदराबाद, बंगाल और अवध आ जाते हैं। तो इसमें है कि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कब और किसने करी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर रियासतों के नाम दिए गए। तो आंसर देखें उससे पहले हम ये देख लेते हैं एक्चुअल में कि ये सब हुए कैसे। तो मुगलों का शासन कमजोर होने से उनमें कई सारी देशी रियासतें और राज्यों का निर्माण हुआ, जिसमें हैदराबाद, अवध और बंगाल इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद की स्थापना की बात करें तो 1724 में हैदराबाद की स्थापना होती है, और उसके फाउंडर रहे निजाम उल मुल्क। ठीक है, इसके फाउंडर कौन रहे? निजाम उल मुल्क। दोस्तों देखिए, सेकंड है आपका बंगाल राज्य। तो बंगाल राज्य की जो स्थापना करी वो किसने करी? मुर्शिद कुली खान ने करी। और कब करी? 1717 में करी। इसके बाद में मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का जो नवाब बना, कौन बना? शुजाउद्दीन। कब बना? 1727 में। और इसके बाद में शुजाउद्दीन के बाद में बंगाल का अगला नवाब बना अलीवर्दीन खान 1739 में। अलीवर्दीन खान की डेथ के बाद में उसके बाद जो बंगाल का नया नवाब बनता है वो बनता है सिराजुद्दौला। इसके बाद बनता है मीर जाफर, और इसके बाद बनता है आपका मीर कासिम। ठीक है, तो ये नवाब बनते हैं। और फाइनल मीर कासिम के बाद में बंगाल की जो नवाबी वाला सिस्टम था पूरे तरीके से अंग्रेज खत्म कर देते हैं, और अंग्रेजों के हाथ में सब कुछ आ जाता है। बात करें अवध राज्य की। अवध राज्य की स्थापना 1722 में की जाती है। तो करता कौन है? सादत खान। सादत खान और बुरहान उल मुल्क, ये दो मिलकर जो है बंगाल, आपका जो अवध राज्य है उसकी स्थापना करते हैं। अवध राज्य का जो नवाब थे बुरहान उल मुल्क के बाद में शुजाउद्दौला, जो कि 1754 से 1775 तक 1775 तक रहते हैं। उसके बाद में वाजिद अली शाह, ये आपके जो अवध है उसके आखिरी नवाब रहते हैं। ये कब रहते हैं? 1856 तक। तो यहाँ पर पूछा क्या था? हैदराबाद, बंगाल और अवध, इसके फाउंडर कौन है? तो भाई हैदराबाद का फाउंडर कौन हुआ? निजाम उल मुल्क, मुर्शिद कुली खां, या फिर आपका शादत खान। तो हैदराबाद का है बी, ए का बी। तो ए का बी कहाँ पर है? यहाँ पर ए का बी इस साइड में। तो यहाँ पर ए का बी और कहीं भी ए का बी नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, यानी हैदराबाद की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने करी, बंगाल की स्थापना किसने करी? निजाम उल मुल्क ने करी, और अवध की स्थापना शादत खान ने करी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। अंग्रेजों और मराठों के बीच में कितने युद्ध हुए? अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया था, इसके बाद में अंग्रेजों ने आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो अब अंग्रेज जो छोटी छोटी देशी रियासतें थी उनके ऊपर धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे थे।
तो जिससे कि देशी रियासत जो है अंग्रेजों से लड़ाई कर रही थी। वहीं महाराष्ट्र में रहने वाले मराठा अंग्रेजों से लड़ाई करने लग गए, और अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ उसको बोलते हैं एंग्लो मराठा वॉर। इस बीच में फाइनल जो लड़ाई का कंक्लूजन ये निकलता है कि अंग्रेज मराठों को पूरी तरीके से भारत में सिकुड़ कर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और पूरी सुपरमेसी अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इसी बीच मराठों और अंग्रेजों के बीच में जो टोटल लड़ाइयाँ हुई वो कितनी हुई, तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो आपकी कितनी हुई है, 3। तो पहला मराठा वॉर जो हुआ वो हुआ 1775 से लेकर 1782 के बीच में। इसमें मराठों की हार हुई थी, और हार के बाद में अंग्रेजों ने मराठों के साथ में एक संधि करी जिसका नाम था सूरत की संधि। ठीक है, तो एग्जाम में ना बहुत बार जो ट्रीटीज होती हैं आपकी संधियां, उनको लेके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप संधियां जरूर याद रखें, और किस युद्ध से रिलेटेड है, किस वॉर से रिलेटेड है, ये आपको याद होनी चाहिए। सूरत की संधि के बाद में अंग्रेज पहले मराठा वॉर के बाद ही दूसरी संधि करते हैं जिसका नाम होता है सालवाई, ट्रीटी ऑफ सालवाई। तो ये दोनों की दोनों ट्रीटीज जो होती हैं, पहले एंग्लो जो मैसूर वॉर होता है उसमें होती हैं। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है 1803 से 1805 तक होता है। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है आपका, इसमें कौन सी संधि होती है, बेसिन की संधि। इसमें भी अंग्रेज जो मराठे होते हैं उनकी हार हो जाती है। और एग्जाम में कई बार आ जाता है आपका कि जब लड़ाई चल रही थी एंग्लो मराठा वार या एंग्लो मैसूर वॉर, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल या भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था। तो अगर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में कौन था, लॉर्ड वेलेजली। सेकंड में कौन था, लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली वो इंसान है जिसने भारत में सहायक गठबंधन यानी सब्सिडरी अलायंस को आगे बढ़ाया। ठीक है, इसके बाद में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, और इस युद्ध में अंग्रेजों के जो गवर्नर थे वो कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स दो नाम से आते हैं, एक वॉरेन हेस्टिंग्स, एक खाली लॉर्ड हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद आते। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, एंग्लो मराठा वॉर में मराठा शक्ति पूरी तरीके से खत्म कर दी गई थी। तो कितने युद्ध हुए, 3। तो आंसर कितना हुआ भाई, 3 युद्ध हुए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मराठा साम्राज्य जो है, इसकी स्थापना 1674 में 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने करी थी। और इसके जो आखिरी राजा हुए, आखिरी जो एक तरीके से पेशवा हुए वो कौन थे, बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड के बाद में मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो गया था। शिवाजी महाराज जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी, इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में होता है। कहाँ होता है, महाराष्ट्र के पुणे। और पुणे में एक गांव था शिवनेरी, शिवनेरी में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम शहाजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, और इनकी जो शादी हुई, जो इनकी पहली बीवी थी, उनका नाम था सईबाई। क्या नाम था भाई, सईबाई। शिवाजी ने कोंडाना का किला हासिल किया था, किससे, बीजापुर के शासक आदिल शाह से। और इसके बाद में कोंडाना का किला मुगलों ने शिवाजी से वापस ले लिया था। शिवाजी ने आदिल शाह के अनुभवी नेता अफजल खान को भी हराया था। एग्जाम में बहुत बार आता है कि शिवाजी से लड़ने के लिए बीजापुर के शासक आदिल शाह ने किसको भेजा, और जहां पर शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी। तो आंसर क्या होगा, अफजल खान। इसके बाद में जून 1605 में छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के बीच एक ट्रीटी हुई, क्योंकि राजा जयसिंह और औरंगजेब की ओर से लड़ने आए थे छत्रपति शिवाजी महाराज से। और इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज की हार हो गई थी। हार के बाद में औरंगजेब यानी राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में एक ट्रीटी हुई जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर में शिवाजी महाराज ने मुगलों को 23 किले दिए थे। इन 23 किले में कोंडाना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल सम्राट से मिलने गए। मुगल सम्राट उस समय कौन थे, 1666 में औरंगजेब। औरंगजेब जो होता है उनको गिरफ्तार कर लेता है और आगरा की जेल में डाल देता है। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब मराठा एम्पायर रेडी करा तो उनकी
हेल्प के लिए, उनकी मदद के लिए अष्ट प्रधान हुआ करते थे। जैसे नवरत्न वाला सिस्टम अकबर के समय में था, उसी तरीके से अष्ट प्रधान का सिस्टम किसके समय में था? छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में। इसके बाद में मराठों में ना दो इंपॉर्टेंट टैक्स आपको देखने को मिलेंगे, एक सरदेशमुखी, एक चौथ। सरदेशमुखी क्या था? जो आपका एग्रीकल्चर लैंड हुआ करता था, उसके प्रोडक्शन का 1/10वां हिस्सा दिया जाता था। इसके अलावा चौथ क्या होता था? ये जो मराठा सेना होती थी और जो गैर मराठा भूमि हुआ करती थी, यानी जो दूसरे पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, वो लोग मराठों को अपनी टोटल इनकम का 1/4 हिस्सा दिया करते थे, चौथ। इसका कारण सिर्फ यही था कि मराठा जो हैं, जो उसके पड़ोसी राज्य हैं, उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। मराठा जो है उसके पड़ोसी राज्य के ऊपर अटैक ना करें, अटैक से सुरक्षा के लिए। और प्लस में उन राज्यों पर अगर कोई तीसरा रियासत या तीसरा इंसान कोई अटैक करता है तो मराठे उनकी मदद करेंगे। तो ये चौथ और सरदेशमुखी जो है मराठों से रिलेटेड है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टीपू सुल्तान किस एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुए? तो पहला क्वेश्चन आपका, टीपू सुल्तान कौन थे? दूसरा, एंग्लो मैसूर वॉर। तो भाई आपका जो ये कर्नाटक है ना, ये आपका केरल, और केरल से ये कर्नाटक। तो कर्नाटक जो रीजन है, कर्नाटक का पुराना नाम जो है मैसूर है। तो मैसूर वाले इलाके में टीपू सुल्तान हुआ करते थे। तो जब अंग्रेजों ने बंगाल से मैसूर के ऊपर अटैक किया, तो यहाँ पर मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान से पहले उसके पिता हैदर अली लड़ रहे थे। और ये दोनों जो है लड़ते हैं आपस में अंग्रेजों से, और फाइनली क्या होते हैं, अंग्रेज मैसूर को जीतने में सफल होते हैं। इस बीच में अंग्रेज और जो मैसूर था उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि टीपू सुल्तान किस एंग्लो मैसूर वॉर में अंग्रेजों के अगेंस्ट में युद्ध में शामिल हो गए? तो टोटल एंग्लो मैसूर वॉर जो आपके 4 हुए थे, ठीक है, कितने हुए थे? 4 हुए थे। और चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। तो आप देख लेते हैं टीपू सुल्तान किस एंग्लो मैसूर वॉर में पार्टिसिपेशन करते हैं। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, ठीक है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक चला था? 1780 से 1784 के बीच में। इस युद्ध में पहले तो हैदर अली जो है वो इस लीडर के रूप में, मैसूर के लीडर के रूप में अंग्रेजों से लड़ रहे थे। पर युद्ध के बीच में हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो इसकी डेथ के बाद में हैदर अली का जो सन होता है, उसका जो बेटा होता है टीपू सुल्तान, वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट करता है और अंग्रेजों से लड़ता है। हालांकि ये युद्ध टीपू सुल्तान हार जाता है, और हारने के बाद में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मंगलोर, यानी मंगलोर की संधि। तो भाई आंसर क्या आया आपका? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान कब एंटर करता है? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में। अब 4 युद्ध हुए हैं एंग्लो मैसूर वॉर के। तो पहला युद्ध जो हुआ 1767 से 69 के बीच में होता है, ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होते हैं। और ये युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि मैसूर और अंग्रेजों के बीच में 4 लड़ाइयाँ हुई। इन 4 लड़ाइयों में सिर्फ एक लड़ाई है जो कि मैसूर ने जीती, और वो है आपकी फर्स्ट लड़ाई, जो हैदर अली जिसको लीड कर रहा था, इसमें मैसूर की विजय होती है, बाकी तीनों में मैसूर की हार होती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792 के बीच में होता है। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस, फादर ऑफ पुलिस सिस्टम इन इंडिया इनको बोला जाता है। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी संधि होती है भाई? श्रीरंगपट्टनम। तो किस किस के बीच होती है? मैसूर, अंग्रेज या फिर ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है 1799 में होता है, और इस वॉर में श्रीरंगपट्टनम के किले की हिफाजत करते हुए, उसकी सुरक्षा करते हुए टीपू सुल्तान आखिर में वीरता को प्राप्त होते हैं, टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। तो टीपू सुल्तान किस एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान डेथ होती है टीपू सुल्तान की? तो आंसर कहेंगे आप फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान, ठीक है भाई। तो इसमें आंसर क्या पूछा था कि किस एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान टीपू सुल्तान एंटर करते हैं? तो आप क्या बताएंगे? सेकंड। इसके बाद में टीपू सुल्तान के बारे में और कुछ जान लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत में रॉकेट प्रणाली का जनक किसको बोला जाता है? भारत में फादर ऑफ रॉकेट सिस्टम किसको बोला जाता है? फादर ऑफ रॉकेट सिस्टम का जो फाउंडर है या रिसर्चर है उसको किसको बोला जाता है? तो आंसर क्या है आपका? टीपू सुल्तान आंसर है आपका। तो टीपू सुल्तान के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, आइए। देखिए टीपू सुल्तान जो है
इनको भारत में रॉकेट तकनीक का, रॉकेट सिस्टम का इनको क्या मानते हैं, फादर मानते हैं, जनक मानते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में होता है हैदर अली के घर। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता हैं और उनकी माता का नाम था फातिमा। और टीपू सुल्तान जो जो है अरबी, फारसी, उर्दू मैनी लैंग्वेजेस जो बोल सकते थे। इसके बाद में टीपू सुल्तान जो है इनको लायन ऑफ मैसूर या मैसूर का शेर भी इनको बोला जाता है। इसके बाद में टीपू सुल्तान ने नेवी बोर्ड जो बनाए, नेवी बोर्ड का गठन किया था, एस्टेब्लिशमेंट किया था। इसके बाद में जो सेरीकल्चर है उसको बढ़ावा दिया टीपू सुल्तान ने, मैसूर के अंदर सेरीकल्चर को बढ़ावा दिया। इसके बाद में श्री रंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब बनाया था। ये आप क्लब की जो आप तुलना कर सकते हैं वो आप जो आपका दीन इलाही जो था आपका अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धर्म था। वो धर्म बिल्कुल सभी धर्मों के लिए खुला था, सभी लोगों के लिए। इसमें जाति धर्म कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था। सेम वैसे ही आपका जैकोबिन क्लब था। इस क्लब में जो भी इंसान जैकोबिन क्लब की सदस्यता लेता था उसमें उसको इक्वली देखा जाता था, यानी जो भी जैकोबिन क्लब का मेंबर बनता था उसको नागरिक कह के बुलाया जाता था। और इस जैकोबिन क्लब का सबसे पहला मेंबर कौन बना, टीपू सुल्तान बना। और टीपू सुल्तान ने जब इस जैकोबिन क्लब का मेंबर बना तो इसने अपने आप को क्या कहा, नागरिक टीपू कह के बुलाया। इसके बाद में पंजाब का शेर किस पे बोला जाता है, ठीक है, लायन ऑफ पंजाब। पंजाब का शेर किस सरदार को, किस पंजाबी जो शासक थे उसको बोला जाता है, तो गुरु नानक को बोलते हैं, या अर्जुन देव को बोलते हैं, महाराजा रंजीत सिंह को बोलते हैं, या दिलीप सिंह को बोलते हैं। तो आंसर क्या है आपका, महाराजा रंजीत सिंह। महाराणा रंजीत सिंह को लायन ऑफ पंजाब बोला जाता है। तो महाराणा रंजीत सिंह से देख लेते हैं कुछ बातें। ठीक है, महाराणा रंजीत सिंह जो है ना वो पंजाब में सिखों में ना कैटेगरी बटी होती है जिसको हम बोलते हैं मिसल। क्या बोलते हैं भाई, मिसल बोलते हैं। इन्हीं मिसल में टोटल मिसल कितनी है, 12 मिसल है। और इन्हीं 12 मिसल में एक मिसल है आपकी सुकरचरिया। कौन सी मिसल है आपकी, सुकरचरिया। सुकरचरिया मिसल से रिलेटेड थे आपके रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के जो पिता थे वो थे महासिंह। और इनके महासिंह की डेथ के बाद में जब रंजीत सिंह सुकरचर्या रियासत के नए महाराजा बनते हैं तो पूरे पंजाब को एकीकरण का काम ये करते हैं। इसके बाद में जब रंजीत सिंह अपने पंजाब के एरिया को बढ़ा रहे थे तो अफगानिस्तान के शासक जो होते हैं, ताकि पंजाब उनके ऊपर अटैक ना कर पाए, इस कारण से वो उनको 1814 में कोहिनूर का हीरा भेंट करते हैं। इसके बाद में नेपोलियन की बढ़ती हुई शक्ति तथा फ्रांस की रूस की मित्रता के कारण अंग्रेजों ने रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि करी। होता क्या है, जब रंजीत सिंह पावरफुल होते हैं तो अंग्रेज जो है ना, एक तो अंग्रेजों ने मराठों को भी जीत लिया था, ऊपर मैसूर रियासत को भी जीत चुके थे, टीपू सुल्तान की हार हो चुकी थी। अब अंग्रेजों की नज़र थी पंजाब के ऊपर, पर पंजाब में बैठे थे रंजीत सिंह, तो रंजीत सिंह से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। ऊपर से यूरोप में जो नेपोलियन था उसने बहुत परेशान किया हुआ था अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने समझदारी का फ़ायदा उठाते हुए रंजीत सिंह से एक ट्रीटी कर ली, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि, जिसमें अंग्रेजों ने ये कहा कि हम पंजाब के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेंगे पहले। ठीक है, तो ये संधि कब हुई, 1809 में। पर रंजीत सिंह के बाद में ये सारी इक्वेशन फेल हो गई, और इसी फेल होने का कारण है आंग्ल सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध जो होता है 1845 से 1846 में होता है। रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। रंजीत सिंह की डेथ के बाद में पहला सिख वॉर शुरू हो जाता है, और इस सिख वॉर में अंग्रेज जो हैं सिखों को हरा देते हैं। हराने के बाद में अंग्रेज सिखों से ट्रीटी करते हैं, और पहले इस आंग्ल सिख वॉर में जो ट्रीटी होती है उसको बोलते हैं लाहौर की संधि, ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो कि 1846 में होती है। और दूसरी होती है भैरोवाल की संधि, यानी ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, कब होती है, दिसंबर 1846। तो एग्जाम में बहुत बार आती हैं ट्रीटीज, तो ट्रीटीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। और इसके बाद होता है सेकंड एंग्लो सिख वॉर। सेकंड एंग्लो सिख वॉर में जो अंग्रेज गवर्नर जनरल होते हैं उसका नाम क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम होता है भाई, लॉर्ड डलहौजी होता है। और इसमें होता क्या है, जो सिखों की ओर से उनके महाराजा थे राजा दलीप सिंह को हरा दिया जाता है। हराने के बाद में उनको पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया जाता है,
और पूरे के पूरे पंजाब पर अंग्रेज जो है कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। और जो सिख थे उन पे शस्त्र रखना, जो आर्म रखने पर उन पे प्रोहिबिट किया जाता है, उनको उन पे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो अगर बात करें टोटल एंग्लो सिख वॉर कितने हुए तो आप बताएंगे 2 हुए, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है भाई आपके, रिंग फेंस पॉलिसी है, सहायक संधि है, हड़प नीति है, और यहाँ पर नाम दिए गए अंग्रेज गवर्नर्स के कि किसने क्या चालू करा। तो भाई देखिए, रिंग फेंस पॉलिसी जो है ये वॉरेन हेस्टिंग्स चालू करते हैं। इसके बाद में सहायक संधि जिसको सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं, लॉर्ड वेलेजली इसको चालू करते हैं। और हड़प नीति जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं, इसको लॉर्ड डलहौजी करते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर आप देखिए कि क्या होगा। पहले का क्या है, आर है, तो पहले का आर सिर्फ बी में और सी में है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस यानी 2 का क्यू, तो 2 का क्यू भाई इसमें है, तो यानी आंसर क्या होगा आपका बी। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या क्या थी है और किसने चालू करी। तो रिंग फेंस पॉलिसी जो है बंगाल में चालू की जाती है, और इसको सबसे पहले चालू करने का जो अवार्ड जाता है, सबसे पहले किसको जाता है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है, ठीक। इसके बाद में सब्सिडी अलायंस जो है भारत में सबसे पहले शुरू करने वाले थे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी, ठीक है। कितने करी थी, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स या डुप्ले ने करी थी। और इसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने का जो काम करा था अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने करा था। तो भारत में अगर पूछा जाए फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस तो आप बताएंगे फ्रांसीसी गवर्नर लॉर्ड डुप्ले। पर भारत में किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने सब्सिडरी अलायंस को इंप्लीमेंट किया, तो आंसर आएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली भारत में 1798 से लेकर 1805 तक भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं, और यही जो है सब्सिडरी अलायंस को चालू करते हैं, ठीक है। और सब्सिडरी अलायंस में सबसे पहला देसी राज्य जो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बनता है उसका नाम क्या है, हैदराबाद। नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करने वाले भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। इसको हड़प नीति भी बोलते हैं। इसी हड़प नीति से लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। और इसी व्यापगत का सिद्धांत से, इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से जो आपका गोद प्रथा एक सिस्टम हुआ करता था, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, गोद प्रथा को अबोलिश कर दिया था, ठीक है। अडोप्शन वाला जो सिस्टम था इसको ख़त्म कर दिया था, जिससे कि जो देसी रियासतें हैं अगर राजा महाराजाओं के खुद का कोई बच्चा नहीं होता है, खुद की कोई जन्मी औलाद नहीं है, तो उसके बाद वो पूरा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होगा। अगर कोई भी देसी राजा किसी भी बच्चे को गोद लेता है तो वो अगला शासक या अगला राजा उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और इसी का यही कारण था कि 1857 की क्रांति को इसने एक चिंगारी के रूप में आग देने की कोशिश करी। तो हड़प नीति के थ्रू सबसे पहला रियासत जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनी, आंसर क्या है, सतारा 1848 में, ठीक है भाई। नेक्स्ट है यांडूब की संधि और संगोली की संधि। यांडूब और संगोली की संधि किस किस के बीच हुई, तो एग्जाम में बहुत बार ट्रीटीज आती हैं, तो प्लीज़ आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आती हैं। तो ट्रीटी ऑफ यांडूब जो हुई थी ये होती है आपकी बर्मा के साथ में, और ट्रीटी ऑफ संगोली आपकी हुई थी नेपाल के साथ में, तो आंसर है आपका बी। तो यांडूब और संगोली क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले संगोली को देख लेते हैं। तो जो नेपाल है वो ब्रिटिश भारत पर सबसे पहले अटैक करता है। इस बीच ब्रिटिश और नेपाल के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। लड़ाई चालू होती है 1813 में, और भयंकर लड़ाई होती है, 3 साल तक लड़ाई चलती है। इस लड़ाई में जो ब्रिटिशर्स हैं वो नेपाल के काठमांडू तक चले जाते हैं। तो जब ब्रिटिश सेना काठमांडू पर अटैक करने वाली होती है तो नेपाल के जो राजा होते हैं वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, और आत्मसमर्पण करने के बाद में अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये जो हार को एक्सेप्ट करते हैं वो समय था 1816 का। क्या था भाई, 1816 का समय था। यानी 1813 में चालू होती है लड़ाई और 1816 तक चलती है, ठीक है भाई। 1816 में जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो
खत्म होने के बाद में नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सुंगोली। क्या होती है? ट्रीटी ऑफ सुंगोली की संधि होती है। इस संधि में जो ब्रिटिशर्स हैं नेपाल से कुमाऊं, गढ़वाल, शिमला, नैनीताल और मसूरी ये इलाके इंडियन जो लैंड है उसमें शामिल कर लेते हैं और नेपाल को वापस नहीं देते। तो एग्जाम में बहुत बार आ जाता है कि ट्रीटी ऑफ सुंगोली के थ्रू अंग्रेजों ने नेपाल से कौन कौन से जो एरिए थे वो उन पे कब्जा कर लिया था, है ना। तो अगर आपको पता होगा तो आप बिल्कुल अच्छे से बता पाएंगे, नहीं पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जानी है भाई। ठीक है, तो कौन कौन से एरिए थे आप बता पाएंगे इसको देखकर? गढ़वाल, नैनीताल, मसूरी, है ना, शिमला, ये सारे के सारे। और आप लोग यहाँ जाते भी हैं। इसके बाद में ट्रीटी ऑफ यांडूब। यांडूब की संधि ये जो बर्मा के साथ लड़ाई हो रही थी इंडिया की, उस बीच में हुई थी। बर्मा को जब ब्रिटिश इंडिया हरा देता है, अंग्रेज हरा देते हैं, तो लड़ाई कब हुई थी? ये 1822 में शुरू होती है, 1826 में ख़त्म हो जाती है और उसके बाद में ट्रीटी ऑफ यांडूब होती है। और इसमें जो रंगून वाला इलाका है इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। इसके बाद में दूसरा एंग्लो बर्मा वॉर होता है 1852 में, और तीसरा कब होता है? 1852 में ही होता है। इसके बाद में बर्मा जो है ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन जाता है। तो अंग्रेजों और बर्मा के बीच में कितनी लड़ाई हुई? 3 लड़ाई हुई। ठीक है, तो आप आंसर बता पाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहले ब्रिटिश अफगान युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? पहले ब्रिटिश अफगान जो युद्ध हुआ था उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश और अफगान वॉर की बात हो रही है, तो भाई कौन था देख लेते हैं। पहला अफगान वॉर जो हुआ हमारा कब हुआ? 1839 में होता है। और इस युद्ध में लॉर्ड ऑकलैंड कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड जो होते हैं ब्रिटिशर्स की जो गवर्नर जनरल होते हैं। और लॉर्ड ऑकलैंड के समय में पहला अफगान वॉर चालू होता है। और जब यह अफगान वॉर खत्म होता है उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड जनरल एलन बरो। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत बार आता है कि किस अफगान वॉर के दौरान 2 अंग्रेज गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो पहले थे लॉर्ड ऑकलैंड और दूसरे थे लॉर्ड एलन बरो। सेकंड है आपका आंग्ल अफगान युद्ध। इसमें 1862 से 72 के बीच का समय है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन हुआ करते थे, जिन्होंने भारत में प्रेस पर कंट्रोल करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे और जिन्होंने प्रेस पर पूरे तरीके से पाबंदी लगा दी थी। और सेकंड एंग्लो अफगान युद्ध के बाद में अफगान हार गए थे अंग्रेजों से, और हारने के बाद में अंग्रेजों ने अफगानों के साथ में एक ट्रीटी करी थी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ गंडमक या गंडमक की संधि। तो किस किस के बीच में हुई? अफगान और ब्रिटिश भारत के बीच में। और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर होता है 1884 में, और इस लड़ाई के बाद में अफगानियों को पूरे तरीके से शांत करा दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लासी और बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेनापति कौन थे? तो प्लासी और बक्सर की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेनापति कौन थे और बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेनापति कौन थे? तो प्लासी की लड़ाई में थे रॉबर्ट क्लाइव और बक्सर की में हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये थे। तो अब देख लेते हैं प्लासी की लड़ाई जो है वो कब हुई थी, क्यों हुई थी, और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी और क्यों हुई थी, और इसका रिजल्ट क्या निकला। तो बात करते हैं बंगाल की। तो अलीवर्दी खान जो थे, इनके बाद में इनका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नया नवाब बनता है। नया नवाब बनने के बाद में ये अंग्रेजों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से चिढ़ता है, तो उनके ऊपर जो टैक्स वगैरह होते हैं वो लगा देता है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री ट्रेड किया करती थी बंगाल में, तो फ्री ट्रेड भी खत्म हो जाता है, जिससे अंग्रेज और जो नवाब सिराजुद्दौला है या बंगाल, उनके बीच में तनाव बढ़ने लगता है। इसी तनाव का कारण था कि 23 जून 1957 को, ठीक है, सॉरी 23 जून 1757 को, ये 1757 है आपका, 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश की ओर से रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है, जिस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी की लड़ाई। इस लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार होती है और सिराजुद्दौला फिर मैदान छोड़ के भाग जाता है, जिसके बाद में मीर जाफर का बेटा जो होता है सिराजुद्दौला को बिहार में मार देता है। सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद में और बंगाल में प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद में
अंग्रेज जो है बंगाल का नया नवाब घोषित करते हैं और नया नवाब होता है मीर जाफर। मीर जाफर जो है नवाब सिराजुद्दौला की सेना में कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, ठीक है, सेनापति हुआ करते थे, और इन्हीं के धोखे से नवाब सिराजुद्दौला लड़ाई हार जाते हैं। इसके बाद आपका आता है मीर जाफर जो था, मतलब एक तरीके से जिस तरीके से अंग्रेजों ने चाहा था कि ये हमारी कठपुतली बन के रहे, वैसे मीर जाफर बन के नहीं रह पाया। तो अंग्रेजों ने कुछ समय के बाद में मीर जाफर को नवाब की पोस्ट से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया। मीर कासिम एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों से चिढ़ते थे, और इसी चिढ़त के कारण मीर कासिम ने जो राजधानी थी, ठीक है, उसको मुर्शिदाबाद लेके चले गए। राजधानी को चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद कहाँ चले गए, उसको लेके मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद ले जाने के बाद में मीर कासिम बंगाल के नवाब बन चुके थे, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के साथ मिलकर एक बैटल फील्ड तैयार करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। और उसके बाद में तीनों की सेनाएं मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध करती हैं, जिस युद्ध को बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में किया जाता है। और इस लड़ाई में जो भारतीय थे, तो भारतीयों की ओर से कौन लड़ाई लड़ रहे थे, भारतीयों की ओर से, तो इस लड़ाई में भारतीयों की ओर से लड़ रहे थे मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम। ये शाह आलम जो थे ये मुगल बादशाह हुआ करते थे, और शुजा-उद-दौला ये अवध के नवाब हुआ करते थे। और दूसरी तरफ जो आपके मेजर हेक्टर मुनरो हैं, तो ये कौन थे, ब्रिटिशर्स की ओर से लड़ रहे थे। और फाइनली होता क्या है, मेजर हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं, और जो तीनों की सेनाएं थी, तीनों की जॉइंट मिलिट्री आर्मी थी, ये हार जाती है। तो हारने के बाद में एक तरीके से पूरा का पूरा इलाका, चाहे वो बंगाल कह लें, चाहे वो अवध कह लें, चाहे वो उड़ीसा कह लें, ये पूरा का पूरा इलाका किसके अंडर में आ जाता है, अंग्रेजों के अंडर में आ जाता है। तो एग्जाम में कई बार आता है कि पूरे तरीके से जब ब्रिटिशर्स थे भारत में कंप्लीट या सुप्रीम पावर कब बनते हैं, एग्जाम में बहुत बार इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन आता है। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद में अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश तो पूरी तरीके से सुप्रीम पावर बन जाते हैं। बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद में अंग्रेजों और जो आपके ये तीनों मिलिट्री कमांडर्स थे, इनके बीच में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो लड़ाई लड़ने के लिए तो हेक्टर मुनरो आए थे, पर ट्रीटी करने के लिए कौन आए थे, रॉबर्ट क्लाइव आए थे, ठीक है भाई। ट्रीटी करने कौन आए थे, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव प्लस में मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकंड, इन तीनों के बीच में जो ट्रीटी, उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद संधि करने के बाद में अंग्रेजों ने इन तीनों से 50 लाख रुपए का एक अमाउंट वसूला, जो इनका नुकसान हुआ था। इसके बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको मिल गई, ब्रिटिशर्स को मिल गई। अब ब्रिटिशर्स वहाँ पर फ्री ट्रेड कर सकते थे, और इस ट्रेड में उनको कोई भी पैसा नहीं देना होता था, फ्री था एकदम यहाँ पर। और इसके बाद में 26 लाख रुपए की एक वार्षिक पेंशन देना भी इन्होंने मुगल बादशाह को एक्सेप्ट कर लिया। मुगल बादशाह को बोला कि अभी से आपकी जो पावर्स हैं वो सारी खत्म होती हैं, आप सिर्फ एक डमी राजा के रूप में रहिएगा, और आपको हर साल जो है 26 लाख रुपए की एक पेंशन दी जाएगी। तो ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट था। अगला जो पार्ट होगा हमारे, जो हमारे रिवोल्ट हुए हैं, चाहे वो आपके फार्मर रिवोल्ट हुए हैं, ट्राइब रिवोल्ट हुए हैं, या जो आपके रिलीजन को बचाने के लिए जो रिवोल्ट्स हुए हैं, उन्हीं रिवोल्ट के बारे में अगला हमारा लेक्चर होगा। तो अगर आपने ये वीडियो देखी और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके अलावा भी दूसरे इन वीडियो को देख पाएँ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।